नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपुल कुमार करेगा। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी इकोलॉजी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी इकोलॉजी। इससे पहले हमने पर्टिकुलर पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर बात की थी, जिसमें मैंने आपको विस्तार से समझाया था। और मैंने पॉपुलेशन के लिए कहा था कि निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जाति विशेष के जीवों की संख्या जनसंख्या या समष्टि कहलाती है। अब उसका ही वृहत रूप है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी है वो जनसंख्या का ही बड़ा रूप है। जनसंख्या में केवल जाति विशेष के जीवों की बात होती है, जबकि कम्युनिटी के अंतर्गत जितने भी जीव पर्टिकुलर एरियाज के अंदर है वो सब मिलकर एक कम्युनिटी का निर्माण करते हैं। यदि हम इसको गौर से देखें तो जैसे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के आगे जाकर बनती है कम्युनिटी। मेरा ये समझाने का मतलब ये है कि यहाँ तक तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है। पर्टिकुलर टाइम के अंदर दी गई जीवों की संख्या या जाति विशेष के जीवों की संख्या जनसंख्या कहलाती है। लेकिन अब वही चीज हो, क्षेत्र भी वही हो, समय भी वही हो, लेकिन उसमें भिन्न भिन्न जाति के जीवों की संख्या समुदाय कहलाता है। जनसंख्या के हम अंदर केवल एक ही जीव की बात करते हैं, जबकि समुदाय के अंदर हम उस स्थान पर उपस्थित सभी प्रकार के जीवों की संख्या आ जाती है। मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर की परिधि में या पर्टिकुलर कोई वन का इलाका है या घास स्थल है, तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनकी जनसंख्या आपको काउंट करनी है। तो अब उसमें हिरन, बाघ, शेर, गाय, बकरी, भेड़, जितने भी जीव हैं सारे, उन सबों की संख्या जो काउंट होती है वो काउंट की हुई संख्या पर्टिकुलर कम्युनिटी कहलाती है कि भाई ये समुदाय की संख्या इस समय इतनी है। जनसंख्या में हम केवल जैसे हिरन की संख्या याद कर ली, पर्टिकुलर घोड़ों की संख्या याद कर ली, एक अकेले शेर की याद कर ली, लेकिन समुदाय का जो रूप है वो एरिया थोड़ा विस्तृत होता है, जिसके अंतर्गत वहां पर उपस्थित सभी जीवों की संख्या ज्ञात की जाती है। अब समुदाय का अपना कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं जिनके आधार पर हम आगे कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी के अंतर्गत 3 चीजें हैं। सबसे पहला है समुदाय की विशिष्टताएं। प्रत्येक समुदाय विशिष्ट होता है, उसकी अपनी विशिष्टताएं होती है जो हम इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड है अनुक्रमण, और थर्ड है आपसी अंतःक्रियाएं। आपसी अंतःक्रियाएं, ये तीनों समुदाय के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं या करैक्टर होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी समुदाय के बारे में बात कर सकते हैं कि साहब उसके अंदर क्या विशिष्टताएं हैं, उसका अनुक्रमण कैसा है, उसके अंदर आपस में कौन कौन सी इंटर रिएक्शन हो रही है जिसके फलस्वरूप समुदाय के सभी सदस्य लाभान्वित होते हैं, एक दूसरे को कोई हानि पहुंचा रहा है, कोई लाभ पहुंचा रहा है। तो वो सारी चीजों के अंतर्गत हम अंतःक्रियाओं के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी। यहाँ हम हाइपोथेटिकल बात करते हैं, अवधारणा लेके बात करते हैं कि एक समुदाय की अवधारणा क्या होती है। समुदाय की अवधारणा के अंतर्गत इसके कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं जिनमें सबसे पहला है समुदाय की सीमाएं या बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटी। देखिए समुदाय जो होता है वो पर्टिकुलर एक विस्तृत रूप होता है, एक बहुत बड़ा फैला हुआ रूप होता है। ये मैं इसको आपको एक बार परिभाषा में परिबद्ध कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में भिन्न भिन्न जाति के जीवों की संख्या या उनका समूह समुदाय कहलाता है। अब इसमें जो इसका अभिलाक्षणिक गुण है सीमाएं, बाउंड्री जो है, तो उस बाउंड्री की मैं बता रहा हूँ कि समुदाय की कोई भी सीमा तय नहीं होती है। मैं कहूँ कि साहब
एक घास स्थल है तो घास स्थल की अपन सीमा तय कर, तो आप उसको पैमाने में कर सकते हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे मान लीजिए बरसात के आने से पहले एक तालाब की स्थिति देखते हैं। ये निश्चित होता है, इसमें पानी का वॉल्यूम लगभग भरा हुआ है, कितना भरा हुआ अपने को पता है। लेकिन वर्षा हो गई, बरसात के होने के बाद में तालाब की जो सीमा थी वो सीमा टूट जाती। कहने का मतलब तालाब जहां पहले जितनी सीमा में था, बारिश यदि भयंकर बारिश आ गई तो ये तालाब ओवरफ्लो होकर बाहर भी निकलेगा, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। ये अपनी सीमा को तोड़ देगा और तोड़ने के साथ ये जो दूसरा क्षेत्र है वहां पर भी जाकर इसका पानी चारों तरफ फैल जाएगा। इसी में दूसरा उदाहरण वन का ले लो। मैं कहूं कि वन को मैं एक दिन में काट दूं या वन पादप विहीन हो जाए तो वो संभव नहीं है। हाँ, मान लीजिए आवश्यकता पड़ने पर हम लकड़ियां काटते हैं, तो लकड़ियां काटने के फलस्वरूप उसमें नए भी तो उत्पन्न हो रहा है, तो वन की कोई सीमा नहीं होती है कि इसका कितना एरिया जाएगा। सपोज दैट इसमें दावाग्नि हो गई, फॉरेस्ट में आग लग गई, आग लगने से मान लीजिए 50 पेड़ जल गए कि 100 जल गए कि 200 जल गए, लेकिन एक समय आने पर वो पेड़ वापस वहीं पर पुनः उग जाएंगे, उनका स्थान कोई दूसरा प्लांट ले लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि समुदाय की सीमा निश्चित नहीं होती है, इसका जो रूप है वो विस्तृत और व्यापक प्रकार का होता है। ये हो गया सीमाएं। दूसरा ये संक्रमिका या इकोटोन। संक्रमिका या इकोटोन, इसमें आप देखिए जैसे दो समुदाय पास पास में है, जैसे एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ए हैबिटेट है और ये बी हैबिटेट, ए हैबिटेट और ये आपका बी हैबिटेट, दोनों हैबिटेट है। इन दोनों के पास में एक जगह ऐसी होगी जहां इन दोनों के जीव टकराएंगे। मान लीजिए मैं इसको गोल से दिखा रहा हूं, और इसको मैं स्क्वायर में बता रहा हूं गन में। ये बी हैबिटेट के निवासी हो गए, ये ए हैबिटेट के। अब इन दोनों के बीच में एक जगह जहां पर ये टकराव स्थल होता है, जहां पर इन दोनों जाति के जीव आपस में आकर मिलते हैं, ये कहलाता है इकोटोन। इकोटोन, यहाँ की जाति इन दोनों से अलग मिलेगी। आप डायग्राम देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग ए हैबिटेट और बी हैबिटेट में दोनों में सदस्यों की अलग अलग प्रजाति है, ए में अलग है, बी में अलग है, लेकिन दोनों इस जगह पर आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। मिलने के फलस्वरूप यहाँ का जो हैबिटेट है या यहाँ की जो इकोलॉजी है, वो इकोलॉजी इन दोनों के एक मिरर के रूप में रहेगी। इसमें इसकी भी झलक आएगी और इसकी भी झलक आएगी, फलस्वरूप ये एक तीसरा ही रूप बना लेगी जो कि इकोटोन या कोर इफेक्ट कहलाता है। यहाँ की प्रजाति इन दोनों से ज्यादा स्थायी रहेगी और वो ज्यादा एडवांस भी होगी, क्योंकि उसमें दोनों प्रॉपर्टी के गुण आ रहे हैं, ए हैबिटेट के गुण भी आ रहे हैं और बी हैबिटेट के गुण भी आ रहे हैं। इस प्रकार संक्रमिका या इकोटोन के अंदर कोर प्रभाव पाया जाता है। दो प्रकारों के आवासों के संगम या संक्रमण स्थल पर एक ऐसा स्थल पाया जाता है जिसमें जीवों की विविधता दोनों ओर के आवरणों से अधिक होती है। इस क्षेत्र को संक्रमिका या इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है समुदाय का आकार। अब इसका आकार कैसा होता है समुदाय का? समुदाय का आकार यदि मैं कहूं तो आप इसको सीधे से शब्दों में समझिए। जैसे ये एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर फिर एक डब्बा है, फिर इस डब्बे के अंदर फिर एक डब्बा है और फिर इसके अंदर एक डिब्बा है। इस तरीके से समुदाय का आकार होता है। जैसे मान लीजिए एक प्लांट का टूटा हुआ भाग, जैसे जिसे अपन लट्ठा कहते हैं, लट्ठा, कोई पेड़ का बड़ा सारा तना होता है वो नीचे पड़ा रहता है। मान लीजिए कोई लट्ठा है,
ये लट्ठा वन के अंदर पड़ा हुआ है। वन आपका जंगल में है, जंगल पृथ्वी पर है, पृथ्वी जैवमंडल बना रही है। तो पूरा एक सीक्वेंस हो गया। इसका जो आकार है, यदि मैं इसको देखूं तो लट्ठा यहाँ पर ये हो जाएगा, वन ये हो गया, जंगल ये हो गई, पृथ्वी ये हो गया, और फिर इसके ऊपर एक और बना देंगे तो वो आपका जैवमंडल हो जाएगा। परिबद्ध रूप से कवर्ड रहता है, इकलौता कुछ भी नहीं है। मैं कहूं कि लट्ठा अकेला एक पारिस्थितिकी बना रहा है तो सत्य बात है, लेकिन इसका आकार यहीं तक सीमित नहीं है। वो किस जगह पे रखा हुआ है? इसके अलावा मान लीजिए लट्ठे के अंदर दीमक लग रही है, दी- दीमक लट्ठे को खा रही है। दीमक की आंत्र में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीव होते हैं। वे जीव जो दीमक की आंत्र में सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, ये जीव, अब इस जीव की अपनी एक इकोलॉजी है, इसकी अपनी एक दुनिया है। ये दुनिया है दीमक के पेट, दीमक की आंत जो है उसके अंदर ये जीव रह रहा है, तो इसकी अपनी एक इकोलॉजी हो गई। फिर ये कहानी इधर से ऐसे चालू हो जाएगी। इस प्रकार कहने का मतलब है समुदाय का जो आकार होता है वो परिबद्ध रूप से कवर्ड होता है। एक जीव दूसरे जीव को लेकर साथ में चलते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समुदाय का ऊर्जा स्रोत। समुदाय में एनर्जी का क्या स्रोत है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। समुदाय के ऊर्जा स्रोत को दो रूपों में बांटा गया है, एक तो है संपूर्ण और दूसरा है अपूर्ण। गणना कर रहे हैं हम, संपूर्ण गणना कैसे हो जाएगी, अपूर्ण गणना कैसे हो जाएगी। हम अभी तक इनसे प्रीवियस से जो लेसन थे उनमें हमने पढ़ा है कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य होता है। सूर्य के फलस्वरूप ही ऑटोट्रॉफस जो प्लांट होते हैं, स्वपोषी पादप, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और संपूर्ण पारिस्थितिकी के अंदर ये भोजन उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटक और अंत में अपमार्जक के पास पहुंचता है। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है ये तो कहलाता है आपका संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत। जबकि दूसरा है अपूर्ण, ये हेट्रोट्रोफस से चालू होता है। इसके अंदर आप परजीवी ले सकते हो। परजीवी को ये जैसे मान लीजिए कोई मृत अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है या मृत जीव पड़ा हुआ है, उस मृत जीव पर अपघटक लग रहा है, ये अपघटक उसका अपघटन कर देंगे, लेकिन एक निश्चित समय के लिए, मान लीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक का इनको टाइम मिलेगा तब तक ये करेंगे और अपने भोजन से एनर्जी प्राप्त करेंगे। लेकिन जो ही वो जीव खत्म हो जाएगा उनका एनर्जी का स्रोत वहां पर खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको इनकम्प्लीट एनर्जी स्रोत कहते हैं। मृत जीवों के अपघटन के फलस्वरूप जो एनर्जी प्राप्त होती है, ये जीव उस एनर्जी का उपयोग करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन ये एक तरीके से पूर्ण रूपेण ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसलिए इसको अपूर्ण स्रोत भी कहते हैं। इसके बाद में है समुदाय पारितंत्र के जैविक भाग। इसके अंदर वही चीज आ जाएंगी। सबसे पहले प्रोड्यूसर, आप पढ़ चुके हो इन चीजों को, कंज्यूमर, डिकम्पोजर और स्कैवेंजर। ये अपन पारितंत्र के जैविक और अजैविक घटक हमने पढ़ा है। तो जैविक घटकों के अंदर जो 4 चीजें होती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ये चारों मिलकर समुदाय के अंदर जैविक भाग का निर्माण करते हैं। अजैविक आप जानते हो, जितने भी प्राकृतिक जो है, जैसे जल, वायु, प्रकाश, अग्नि, जो भी है वो सारे अजैविक में आते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। और जैविक भाग के अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, इसके व्यंजन, इन चारों चीजों को रखा गया। नेक्स्ट है समुदाय के अंदर पारस्परिक निर्भरता।
पारस्परिक निर्भरता। अब जैसे कि एक समुदाय में भिन्न भिन्न जाति के जीव होते हैं, तो उन जीवों के अंदर आपस में पर्सनल एक दूसरे को लेकर क्या निर्भरता रहती है पारस्परिक, वो देखिए। सबसे पहले तो है भोजन के लिए, दूसरा है आश्रय, बचाव एवं आश्रय के लिए, और तीसरा है प्रकीर्णन व अंकुरण के लिए। यहाँ पर मोटे मोटे भाषा में यदि हम बात करें तो मैं कहता हूँ कि जो समुदाय की आंतरिक पारस्परिक निर्भरता है वो तीन चीजों के लिए रहती है। एक तो जनन के लिए, एक भोजन के लिए, और एक अपने बचाव के लिए। भोजन के लिए अभी आपने पढ़ा है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और भी इसके व्यंजन या अपमार्जक। ये भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर उपस्थित रहेंगे। मान लीजिए कोई मांसाहारी है, अब मांसाहारी शाकाहारी का भक्षण करेगा, शाकाहारी पादप का भक्षण करेगा, तो भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। सेकंड है बचाव और आश्रय। बचाव के लिए जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा एक गोपक रंजन होता है, एक राग अनुवरण होता है, एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं। जैसे कुछ जीवों का कलर ग्रीन होता है तो वो पत्तियों पर रहते हैं और अपने को दिखाई नहीं देते, लेकिन वो अपना बचाव वहां से करते हैं और समय आने पर वो शिकार भी करते हैं, छिपकर शिकार करना। तो ये सारी चीज बचाव आश्रय। कोई बड़ा पेड़ है, उस बड़े पेड़ पर कई प्रकार के जानवर रहते हैं, पेड़ के अंदर ही गुफा बना लेते हैं, वहां छिप जाते हैं, आप उनको पकड़ने की कोशिश करोगे लेकिन वो बच जाते हैं वहां पे। नेक्स्ट है प्रकीर्णन अंकुरण के लिए। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रकीर्णन या अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जो परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जंतु उनकी सहायता करते हैं पादपों की। जैसे मान लीजिए भेड़ है, उसके ऊन होती है, बाल होती है, तो उनके ऊपर वो परागकण चिपक कर दूसरी जगह जा रहे हैं, वो वहां जाकर प्रस्फुटित हो रहे हैं या वृत्तिकाग्र पर जाकर छोड़े जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मिलकर आपको एक समुदाय के अंदर पारस्परिक निर्भरता को शो करती है। इसके बाद में ये सब कुछ हो गया कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब आ जाएगा समुदाय का नामकरण। आप समुदाय का नामकरण किस हिसाब से दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? समुदाय का नामकरण जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर मैं कहूँ घास स्थल समुदाय में हूँ, मान लीजिए मैं कहूँ कि साहब मैं सवाना के घास के मैदानों में घूम रहा हूँ, तो ये जो बायोम है या कम्युनिटी जो है इसका नामकरण किस हिसाब से करते हैं? वो है सबसे पहला है पादप के नाम से, जहां पर जो वनस्पति पाई जाती है। जैसे मान लीजिए पादप के नाम से यदि किसी समुदाय को जाना जा रहा है, जैसे सागवान के वन है। अब ये जो सागवान के वन है वहां पर्टिकुलर कई जातियां पाई जाती है, लेकिन उस एरिया की जो डोमिनेंट स्पीसीज है वो होगी सागवान के पादप। ये सागवान के पादप उस जगह को इतना हाईलाइट कर देते हैं ताकि जब भी उनका अध्ययन किया जाता है तो सागवान के पादप के नाम से उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जंतु के नाम से। जंतु के नाम से जैसे कि आपको पता है एक बेस्ट एग्जांपल है कोरल रीफ का। समुद्र के अंदर कोरल की चट्टानें पाई जाती है, तो उस जगह यदि हम देखें तो कोरल रीफ के हिसाब से कहलाती है। नेक्स्ट है आवास के हिसाब से, जिस आवास से अपने को समुदाय प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए रेत के दौरे की, रेत के दौरे के अंदर, या फिर समुद्र के अंदर या समुद्री किनारा है, किनारे की वनस्पति आप देखना चाहते हो या वहां का समुदाय देखना चाहते हो, तो इस प्रकार से रेत के दौरे और समुद्र के किनारे की जो है वो उनके आवास स्थल के हिसाब से प्रतीत होती है। आज के वीडियो में मैं इतना ही बात करूंगा, इसके आगे का जो है वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर रहकर अध्ययन कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।